तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल शाइन अबाउट विद ताजी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का चैप्टर नंबर 4 ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा। इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ से एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा। तो इससे पहले के जो आपके 3 चैप्टर हैं, वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा, वो तीनों के तीनों चैप्टर हम लोग पूरे के पूरे कवर कर चुके हैं। इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, वो सारे को देख चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आके देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित निस्यंदन सिद्धांत का सामान्य विवरण संक्षेप में लिखिए। बल्कि जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसका नाम था निस्यंदन सिद्धांत। तो हमें उसी सिद्धांत के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो सिद्धांत था वो उन्होंने क्यों प्रतिपादित किया था? लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा की व्यवस्था के विषय में एक विवरण प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व पश्चिम संबंधी विवाद उठ खड़े हुए। तो जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने जो है भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया था जिसके ऊपर कुछ विवाद उठ गए थे। उसी के संदर्भ में लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो आपको पता चल गया कि उन्होंने ये निस्यंदन सिद्धांत क्यों प्रस्तुत किया था, क्योंकि उन्होंने एक पहले विवरण पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर कुछ विवाद उठ गए थे। तो उन्हीं विवादों को दबाने के लिए या उनका जो है हल बताने के लिए उन्होंने ये निस्यंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब ये निस्यंदन सिद्धांत था क्या? तो ये निस्यंदन सिद्धांत में ये बताया गया था कि यदि समाज के उच्च वर्ग को उच्च वर्ग की शिक्षा समुचित रूप से प्रदान की जाए तो इस स्थिति में शिक्षा जो उच्च वर्ग से स्वतः ही निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि जो शिक्षा है वो समाज के जितने भी उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें दे दी जाए अगर जो, तो उन्हीं उच्च वर्गों से वो शिक्षा स्वयं ही छन छन के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन तक पहुंच जाएगी। तो यही इन्होंने अपने निस्यंदन सिद्धांत में बताया था। इसी निस्यंदन सिद्धांत को कहीं कहीं पर छनई का सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब कि जो शिक्षा होती है वो उच्च वर्ग से छन छन कर निम्न वर्ग के लिए आती है, इसलिए इसे कभी कभी छनई का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तथ्य को आर्थर मैथ्यू ने इन शब्दों में स्पष्ट किया, सर्वसाधारण में शिक्षा ऊपर से छन कर पहुंचानी थी, बूंद बूंद करके भारतीय शिक्षा के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे बहे जिससे वह कुछ समय में चौड़ी और विशाल धारा में परिवर्तित होकर सूक्ष्म मैदानों को संचित करेगी। तो जो इसी संदर्भ में बल्कि ये जो लॉर्ड मैकाले ने अपना निस्यंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो इसी को देखते हुए जो आर्थर मैथ्यू थे इन्होंने अपने शब्दों में इजी लैंग्वेज में से करके कहा कि मतलब कि इनका सिद्धांत का मतलब है कि सर्वसाधारण से जो शिक्षा है वो ऊपर से छन छन कर वहाँ पर पहुँचेगी। जो सर्वसाधारण लोग हैं, मतलब जो साधारण लोग हैं उन तक जो शिक्षा है वो ऊपर उच्च वर्गों से छन छन के पहुँचेगी। जैसे कि बूंद बूंद करके हिमालय से जो लाभदायक, उन्होंने कहा जैसे बूंद बूंद करके हिमालय से जल नीचे आकर चौड़ी और विशाल धारा बनकर जो मैदान है, शुष्क मैदान है, उनको सींच देती है, वैसे ही जो शिक्षा है वो उच्च वर्गों से निम्न वर्गों तक पहुंचेगी। मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत के अनुसार सरकार का दायित्व केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना था तथा निम्न वर्ग स्वतः ही उच्च वर्ग से संपर्क में आकर क्रमशः शिक्षित हो जाएगा। तो जो मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत था इसके अंदर जो सरकार का दायित्व था वो क्या था, सिर्फ जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षित करना, बाकी जो निम्न वर्ग के लोग हैं ये स्वयं ही उच्च वर्गों के संपर्क में आकर शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। तो ये था इनका निस्यंदन सिद्धांत। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, निस्यंदन सिद्धांत या छनई का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिप्पणी लिखिए भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन। मतलब कि जो हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग है इस पर हम लोगों को टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन की नियुक्ति विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा पर विचार करने के लिए किया गया था। तो इसका जो है निर्माण क्यों किया गया था हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग का? प्राथमिक शिक्षा पर विचार करने के लिए, लेकिन उसने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुझाव दिए। इस आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक के सरकारी और व्यक्तिगत प्रयासों के मिश्रण की बात की गई और भारतीयों को शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया। इस आयोग के निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए। पहला क्या था? प्राथमिक शिक्षा का विकास करना आवश्यक है क्योंकि वर्तमान स्थिति बहुत असंतोषजनक है। तो उन्होंने क्या बताया था इस सिद्धांत की जो भारतीय मतलब हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग था, इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है बालकों की वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो वर्तमान की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा असंतोषजनक थी। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था हमारा, जिला परिषद एवं नगर पालिका को यह आदेश दिया जाए कि वे विद्यालयों के लिए एक निश्चित संख्या में धन रखें।
तो नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया था कि जो जिला परिषद या नगर पालिका थी उनको यह आदेश दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए कि वो विद्यालयों में खर्च हेतु जो है धन की वो अवधि मतलब कि धन जो होती है उसको एक निश्चित मात्रा में रखें, धन की संख्या एक निश्चित मात्रा में रखें। थर्ड था हमारा भारतीय भाषा एवं अंग्रेजी भाषा के विद्यालयों का अंतर समाप्त किया जाए। मतलब कि पहले ना बहुत ही ज़्यादा अंतर होता था भारतीय भाषा मतलब कि हिंदी में और इंग्लिश वाले में, तो इसका जो है अंतर जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट था प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषाओं में ही दी जाए। जो प्राथमिक शिक्षा है मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन है उसको जो हमारी भारतीय भाषाओं में ही दिया जाए। नेक्स्ट था सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गैर सरकारी विद्यालयों में प्रबंधों की इच्छा अनुसार धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। तो उन्होंने क्या बताया जाता था कि जो सरकारी विद्यालय हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पे जो है धर्म से आधारित शिक्षा बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, मतलब कि धार्मिक शिक्षा को वहाँ पे बिल्कुल ही पूर्णतः ही बंद कर देना चाहिए। और जो गैर सरकारी हैं मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज है वहाँ पर अगर जो वहाँ पे उनके टीचर का मन है तो 1-2 पीरियड लगा सकते हैं, लेकिन बाकी वहाँ पे भी जो है हमारी व्यावसायिक शिक्षा या एजुकेशनल शिक्षा ही देनी चाहिए। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो इस हंटर कमीशन के द्वारा क्या बताया गया था, जो स्त्री शिक्षा है उसकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए सभी के सभी स्कूलों में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लॉर्ड मैकाले का तटस्थ मूल्यांकन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो भारतीय शिक्षा के अंतर्गत जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, तो इन्हीं के बारे में हमें इसमें कुछ बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड मैकाले की ही रही थी। मैं कि जो हमारे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रचलित है उसमें जो योगदान था वो बहुत हद तक जो हमारे लॉर्ड मैकाले जी का था। लॉर्ड मैकाले प्रशंसा एवं निंदा दोनों के ही पात्र थे, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे और कुछ बेकार कार्य भी किए थे। लॉर्ड मैकाले के प्रशंसक उन्हें आधुनिक भारतीय शिक्षा के पथ प्रदर्शक स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार मैकाले द्वारा की गई शिक्षा व्यवस्था ही परिणाम स्वरूप भारतीय जनता उन्नति एवं प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुई। तो जो लॉर्ड मैकाले के प्रशंसक हैं उनका ऐसा कहना है कि जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा शिक्षा व्यवस्था चलाई गई थी उसी के द्वारा जो हमारा उसी के परिणाम स्वरूप जो भारतीय जनता है या भारतीय समाज है वो उन्नत और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ है। इसके विपरीत लॉर्ड मैकाले के जो निंदक हैं उन्होंने कहा कि मैकाले ने अपनी शैक्षिक नीतियों के माध्यम से भारतीय जनता का घोर अहित किया है। मैकाले ने भारतीय जनता को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। उनके द्वारा की गई अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था से भारतीय संस्कृति को गहरी ठेस पहुंची। भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया तथा एक अलग बाबू वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। तो जो उनके निंदक थे, जो लॉर्ड मैकाले के निंदक थे, उन्होंने क्या बताया कि जो मैकाले जी ने शिक्षा चलाई थी उसके माध्यम से जो भारतीय शिक्षा थी उसको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची थी, क्योंकि उन्होंने जो है अंग्रेजी माध्यम को शिक्षा का माध्यम बनाया था, जिसकी वजह से जो भारतीय संस्कृति भारतीय भाषा थी उसको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा हानि हुई थी और भारतीय भाषाओं का जो विकास था वो बिल्कुल ही रुक गया था और अंग्रेजी भाषा का जो है प्रचार चालू हो गया था। तो ये लॉर्ड मैकाले उनकी दोनों ही पक्ष में उन्होंने कार्य किए थे, अच्छे भी किए थे और बुरे भी किए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में आधुनिक शिक्षा के प्रारंभ होने में ईसाई कमिश्नरों की क्या भूमिका है। जो ईसाई कमिश्नर थे इनकी जो है हमारे आधुनिक शिक्षा में क्या भूमिका है। तो चलिए देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोप से अनेक व्यापारी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। जो 15वीं शताब्दी थी, 15वीं सेंचुरी थी, उसमें जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। इनके साथ ही साथ यूरोप की अनेक ईसाई मिशनरियों का भी भारत में आगमन हुआ था। इन ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन का मुख्यतः उद्देश्य तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था, परंतु इस मुख्य उद्देश्य की निश्चित एवं सीख प्राप्त के लिए इन ईसाई कमिश्नरों ने शिक्षा की व्यवस्था को एक प्रबल साधन के रूप में इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। तो क्या हुआ था, जब 15वीं सेंचुरी में जो व्यापारिक कंपनियां थी वो जब भारत आई थी तो उन्हीं के साथ जो ईसाई कमिश्नर थे मतलब कमिश्नरियाँ थी वो भी भारत आ गए थे। उनका जो उद्देश्य था वो क्या था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। परंतु उन्होंने क्या किया, अपने प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया, शिक्षा को ही मतलब ताकि वो अपने धर्म का जल्दी प्रचार कर सके, इसलिए उन्होंने शिक्षा को अपना माध्यम बना लिया प्रचार प्रसार करने के लिए। इन ईसाई मिशनरियों ने भारतीय जनता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए तथा अपनी ओर उत्कृष्ट करने के लिए देश के विभिन्न भागों में शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना प्रारंभ कर दिया।
इन शिक्षा संस्थाओं में सामान्यतः शिक्षा के साथ ही साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य भी किया जाने लगा। इन शिक्षा संस्थाओं में मिशनरियों द्वारा शिक्षा के पाश्चात्य प्ररूप को अपनाया गया था। इस प्रयास में हमारे देश के आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। इस तथ्य को ही ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वान ईसाई मिशनरियों को ही भारत के आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक मानते हैं। स्पष्ट है कि हमारे देश में आधुनिक शिक्षा को आरंभ करने में ईसाई कमिश्नरों की महत्वपूर्ण भूमिका तथा उल्लेखनीय योगदान रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा में के संदर्भ में लॉर्ड मैकाले के विवरण पढ़ को स्पष्ट कीजिए। तो अब जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने ब्रिटिश कालीन शिक्षा में क्या उन्होंने बताया था, चलिए देख लेते हैं। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र किस सन में प्रस्तुत किया था, यह उनका समय क्या था, तो 1835 में। इस विवरण पत्र के माध्यम से मैकाले ने भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी की प्राथमिकता प्रदान की और प्रबल सिफारिशें की थी। तो लॉर्ड मैकाले के शिक्षा पत्र में क्या था कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो इंग्लिश हो, मतलब कि अंग्रेजी हो। इस संदर्भ में उसने भारतीय भाषाओं और साहित्य को अनुपयोगी तथा निरर्थक बताया। उसका कहना था एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय के अलमारी को भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है, बल्कि उनका स्पष्ट कहना था कि जो एक अच्छे वो कह रहे थे कि इंग्लिश जो है वो ज़्यादा उपयोगी होती है हमारी भारतीय भाषाओं और साहित्य के मुकाबले। उन्होंने कहा था कि जो एक यूरोपीय पुस्तकालय है, जो यूरोपीय लाइब्रेरी है, वो भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से बड़ी है, उनका ऐसा कुछ कहना था। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के पक्षतापूर्ण दृष्टिकोण से मैकाले ने भारतीय शिक्षा के लिए निम्नलिखित सिफारिशें व सुझाव प्रस्तुत किए थे। पहला था अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, उन्होंने ऐसा बोला था। नेक्स्ट था अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति को विद्वान माना जाए और साहित्य का अर्थ केवल अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए, बल्कि उन्होंने पूर्णतः जोर जो है इंग्लिश भाषा पे दिया था मैकाले जी ने। विद्वानों का रुझान फारसी और अरबी के अपेक्षा अंग्रेजी पर अधिक होना चाहिए। अनेक भारतीय अंग्रेजी भाषा का ही ज्ञान भंडारण मान चुके थे। मैकाले ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करके उन्हें अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाना संभव है, अतः इस दिशा में समुचित प्रयास अवश्य किए जाने चाहिए। मैकाले ने अंग्रेजों के स्वार्थ को भी विशेष महत्व दिया था। इस दृष्टिकोण से भी एक तर्क प्रस्तुत किया कि अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा इस देश में एवं ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त और रंग के भले ही भारतीय हों, परंतु रुचियों और विचारों और नैतिकता से विद्वता से अंग्रेज हो। मतलब कि उनका क्या था कि अगर जो इन लोगों को इंग्लिश शिक्षा दी जाएगी तो जो भारतीय हैं वो भले ही अपने रंग रूप और जन्म से भारतीय हों, लेकिन जो उनके विचार होंगे, जो उनकी नैतिकता होगी, जो उनकी विद्वानता होगी, वो सारा कुछ अंग्रेजियों के जैसी होगी। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण पत्र तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था तथा सरकार ने 7 मार्च 1835 में एक विज्ञप्ति जारी करके भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी थी। इस निर्देश के बाद ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा का आगामी स्वरूप निश्चित हो गया। इस तथ्य में T.N. स्केट ने इन शब्दों में स्पष्ट किया, इस विज्ञप्ति से भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ मिला या उस दिशा के विषयों में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी निश्चित नीति की प्रथम सरकारी घोषणा की थी। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे वुड का जो घोषणा पत्र था उस पर। तो अब हम लोग को जो है इसमें वुड के घोषणा पत्र पर टिप्पणी लिखनी है। चलिए देख लेते हैं। ये सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप ऐसे आपको एक बार में बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। अगर जो आप वीडियो को बार बार देखते हैं और अगर जो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली लर्न हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घोषणा पत्र आपके पूछे जाते हैं। वुड का घोषणा पत्र या मैकाले का घोषणा पत्र, ये सभी पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से लर्न करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1854 में चार्ल्स वुड ने शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र बनाया। इस घोषणा पत्र में शिक्षा संबंधी जो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला था भारतीय शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। दूसरा था भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इन्होंने भी अंग्रेजी शिक्षा पर ही जोर दिया था। शिक्षा विभाग में शिक्षा सचिव तथा शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे विभाग का कार्य सुचारू रूप से चल सके। समस्त व्यय बड़े विद्यालयों में ही नहीं खर्च करना चाहिए। भारतीयों को शिक्षा देने में वह अपने अन्य संबंधियों को शिक्षा देने के समर्थ हो सके। नए विद्यालयों की स्थापना की जाए जिससे कि शिक्षा का माध्यम भी भारतीय भाषाओं हों। तो ऐसा कुछ इनका कहना था। आगे बढ़ते हुए शिक्षा संस्थाओं में भवन निर्माण के लिए, पुस्तकालयों के लिए, अध्यापकों के वेतन के लिए तथा छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए अलग अलग अनुदान की सिफारिश की थी।
मकीवुड के घोषणा पत्र में जो सभी धन का जो वितरण था वो अलग अलग बांट दिया गया था। मकी शिक्षा संस्थाओं के लिए अलग था, पुस्तकालयों को लिए अलग था, अध्यापकों के लिए अलग कर दिया गया था। उपयुक्त वर्णित सिफारिशों के कारण वुड के घोषणा पत्र को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विद्वानों ने इसे भारतीय शिक्षा का महा अधिकार पत्र की संज्ञा दी है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि महाधिकार पत्र की संज्ञा किसे दी गई है, तो आप क्या बताएंगे कि वुड के जो घोषणा पत्र को इसी को महाधिकार की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा वो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा के मुख्य गुण लिखिए। जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा थे इसके मुख्य गुण क्या थे, चलिए देख लेते हैं। तो भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा के मुख्य गुण निम्नलिखित थे। पहला था भारतीय इस शिक्षा के अंतर्गत भारतीय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आए और उनका वैज्ञानिक, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र में ज्ञान में विकास हुआ। तो इससे क्या हुआ था, जो भारतीय थे वो जो है पाश्चात्य शिक्षा के चलते जो है वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आए थे। उनका जो वैज्ञानिक और राजनीतिक, औद्योगिक सभी प्रकार से जो विकास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज भारतीय सभ्यता और संस्कृत से बहुत प्रभावित थे, अतः उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद कराया और उनका अध्ययन किया। इसके फलस्वरूप भारतीयों को भी अपनी प्राचीन संस्कृति और गौरव का ज्ञान हुआ और उनसे राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ। तो क्या हुआ था, जो अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं, हमारे भारतीय ग्रंथ हैं, उनका जो है इंग्लिश में अनुवाद करा था। उसके बाद उसको पढ़ा था, जिससे वजह से जो हमारे ग्रंथों का प्रचार हुआ था और जो हमारे खुद के भारतीय लोग हैं उन्होंने भी कुछ इस पर ध्यान दिया था कि हाँ जो हमारे ग्रंथ हैं उनको क्या महत्व है उनका और सारा कुछ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इस शिक्षा के अंतर्गत भारत की प्रांतीय भाषाओं का समुचित विकास हुआ था। अंग्रेजों ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। फलस्वरूप देश में स्त्रियों की दशा में भी सुधार आया था। ब्रिटिश काल में शिक्षा के प्रचार व प्रसार अनेक साधनों से हुए थे और ब्रिटिश शिक्षा के कारण विश्व की विभिन्न देशों की सभ्यताओं और संस्कृतियों को भारतीयों को ज्ञान से प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे हम लोग ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष क्या थे। तो जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा के मुख्य दोष थे, पहला था अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाया, अंग्रेजी को ही जो शिक्षा का माध्यम बनाया था, फलस्वरूप भारतीय शिक्षा का समुचित विकास ना हो सका। तो सबसे बड़ा यही था कि वहाँ पर जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा थी उसमें पूर्णतः इंग्लिश ही थी, मतलब कि अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इस वजह से जो भारतीय भाषाएं थी उनका बिल्कुल ही विकास नहीं हो पाया, उसका विकास अवरुद्ध हो गया। नेक्स्ट था, ब्रिटिश कालीन शिक्षा ने भारतीयों को पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग डाला। वे अपनी संस्कृति को भूलकर भौतिकता के सागर में डूब गए थे। तो जब ये शिक्षा आई थी, जब अंग्रेजी शिक्षा चल रही थी, तो वहाँ पे जो भारतीय संस्कृति था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ही बंद हो गई थी और जो सारे लोग थे वो ब्रिटिश संस्कृति को ही अपनाने लगे थे। इस शिक्षा ने समाज में बाबू वर्ग नामक एक नए वर्ग को जन्म दिया था। इस वर्ग में ब्रिटिश सरकार को सहयोग देकर राष्ट्रीय हितों का कुठाराघात किया। ब्रिटिश शिक्षा में भारतीयों को अधार्मिक, अनैतिक और भौतिकवादी बना दिया था तथा उन्हें प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक से महत्व का ज्ञान न रहा। ब्रिटिश शिक्षा में जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की गई और देश में निरक्षरता का बोलबाला हो गया। तो ये सब कुछ इनके दोस्त थे। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।